चलिए भाई, लेक्चर नंबर 16। आज हम लोग पुली के बारे में पढ़ेंगे और पुली आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक ना एक पुली का डायग्राम आना ही है। अब वो सिंगल पुली दे सकता है, मूवेबल पुली दे सकता है, बहुत सारे पुली दे सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। तो ये सब क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। और पुली का काम क्या होगा, कोई बिना पुली पढ़े कोई बताएगा पुली का काम क्या होगा? अच्छा, पुली है क्या? पुली जैसे वो जिससे क्या बोलते हैं हैंडल होता है। पुली है क्या? जैसे लीवर क्या है और पुली क्या है दोनों? पुली एक राउंड। बस मुझे कीवर्ड बताइए, पुली क्या है और लीवर क्या है? दोनों लोग किस पेज? हाँ, मशीन है। ठीक है, पुली इज अ मशीन। ठीक है, अब मशीन के तो तीन ही काम होते हैं। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे और वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये तीनों ही काम कर सकती है एक पुली। ठीक है, अब पुली होता क्या है? सबसे पहले सब लोग ये डेफिनेशन लिखिए, फिर मैं पूछूंगा किसी एक बंदे से जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो हम लोग को बताए कि पुली होता क्या है। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन पुली की। डेफिनेशन लिखिए, लिखिए डेफिनेशन लिखिए। अब पुली इज अ मेटालिक, अ पुली इज अ मेटालिक और वुडन, अ पुली इज अ मेटालिक और वुडन डिस्क with a grooved rim, with a grooved rim. A pulley is a metallic or wooden disc with a grooved rim. Full stop. A string disc with a grooved rim. With a grooved rim. Full stop. A string or rope is passed. Full stop. A string or rope is passed around the groove. A string or rope is passed around the groove at the rim. A string or rope is passed around the groove at the rim. हाँ, तो रिम तक हो गया ना। A rope or a string is passed around the groove at the rim. Full stop. The disc rotates. The disc rotates about an axle. The disc rotates about an axle, passing through its center. Passing through its center. Full stop. The axle. Full stop. The axle is fixed. The axle is fixed rigidly to a frame. The axle is fixed rigidly to a frame by means of nails. By means of nails. लिख लिया? बाय मीन्स ऑफ नेल्स, कीले। नेल्स मतलब कील होती है। ठीक है, चलिए। रिजिडली टू अ फ्रेम, विच इज फिक्स्ड रिजिडली टू अ फ्रेम बाय मीन्स ऑफ नेल्स। कोई एक स्टूडेंट इसी को समझाने की कोशिश करे कि ये वर्ड बाय वर्ड ये पुली की डेफिनेशन क्या बता रही है पुली के बारे में। कोई बताएगा? एक डिस्क होगी, चलिए बना दिया। रुकिए, बनाते चलते हैं। एक डिस्क मेटालिक या वुडन ही ले लेते हैं। एक डिस्क ले लिया। ठीक है, इसके रेडियस पे बहुत बढ़िया। ठीक है, ये इसका एक्सल होगा, इसके रेडियस पे ये इसी पे रोटेट। तो मतलब कि रुकिए इसको हम लोग ने ये
इसका एक्सेल है, और एक्सेल क्या है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। एक्सेस ऑफ रोटेशन मतलब यही होता है जिस पॉइंट के अराउंड एक बॉडी घूम रही है, ठीक है। एक्सेल इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन। बहुत बढ़िया। और इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, बड़ा स्मूथ होगा, स्मूथ होगा। फिर से डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन ने क्या बोला, इट इज ग्रूव्ड, इट इज ग्रूव्ड। अगर स्मूथ होगा तो रस्सी तो उससे फिसल जाएगी, रस्सी को फिसलाना काम नहीं है पुली का, पुली को घुमाना है रस्सी की मदद से, ठीक है। चलिए अब रोप पास ऑन किया इसके रिम से, ओके, अच्छे से रोप पास ऑन। ये ग्रूव वाला सरफेस है इसका, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। और ये हमारा हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। और क्या क्या बताया है, और एक चीज और फ्रेम के बारे में बताया। असल में होगा क्या, अब ऊपर एक रिजिड सरफेस होगा, ठीक है, वॉल हो सकती है, कोई प्लैंक हो सकता है, तो ये होगा एक रिजिड सरफेस, उसमें से निकला होगा एक फ्रेम, और ये फ्रेम इसको जोड़ के रखेगा एक जगह पे, ठीक है। ये सबसे सिंपल पुली बना रहे हैं, और पुली भी हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, अलग अलग, पर ये सबसे सिंपल वाली है, और इसको हम लोग कहते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है। इसके ऊपर भी जाते हैं। जब हम लोग ने पुली के डेफिनेशन लिख ली, तो पुली हो सकते हैं दो तरीके के मेजरली, इधर लिख देता है। एक पुली या तो होगा फिक्स्ड मूवेबल, ठीक है। अब ये फिक्स्ड और मूवेबल से क्या समझ में आ रहा, पुली फिक्स्ड होगा कि पुली मूवेबल होगा, मूवेबल ही होंगे, तो ये फिक्स्ड और पुली, हाँ पता है, ये जो फिक्स्ड वाला होगा ये फिक्स्ड बता रहा है कि इसका एक्सेल फिक्स्ड होगा एक फ्रेम से, और जो मूवेबल होगा उसमें ये कोई फ्रेम नहीं होगा, वो लटक रही होगी, ठीक है। पहले सिंगल वाला समझते हैं, सिंगल फिक्स्ड पुली को। तो इतना बनाया। अब चलिए, अब ध्यान से देखिएगा, इतना सब कुछ बन गया। अब इसमें पुली क्या है, ये रोप है पुली की, एक्सेल नहीं, सिर्फ ये जो डिस्क है ना, सिर्फ ये डिस्क ही पुली है। क्योंकि अगर आप बोले कि सब कुछ मिलाएंगे तभी पुली बनेगा, तो मूवेबल वाले का क्या होगा, उसमें तो फ्रेम होगा नहीं। तो ये सिर्फ एक डिस्क ही, जैसे लीवर एक रॉड थी, बाकी सारी चीज़ें तो अगर ना भी हो तो लीवर कहलाई गई, वैसे ये डिस्क ही है पुली। डिस्क के अराउंड रोप जब होगा, तो हम लोग इसको भी, ये अपनी पुली बन गई है। और क्योंकि ये एक जगह से फिक्स्ड है, तो ये सिंगल फिक्स्ड पुली है, ठीक है। अब समझते हैं ये इन तीनों केसेस में से कौन सा काम करेगी। कोई गेस सब लोग मारिए, क्या ये फोर्स मल्टीप्लाई करेगी, क्या डायरेक्शन चेंज करेगी, या वेलोसिटी? आयुष आप खुद से सोचिएगा। फोर्स मल्टीप्लाई करेगी, चलिए अच्छा गेस। कुशाग्र क्या करेगी ये फोर्स मल्टीप्लाई करेगी, डायरेक्शन चेंज, या वेलोसिटी मल्टीप्लाई? डायरेक्शन चेंज करेगी। आप अब फोर्स, आप वेलोसिटी। चलिए सबको एक एक वोट मिल गया, लिख भी लेते हैं, देखते हैं। हर्ष ने बोला वेलोसिटी चेंज, अविरल ने बोला कि ये फोर्स मल्टीप्लाई, डायरेक्शन चेंज बोला फोर्स। आयुष ने बोला डायरेक्शन चेंज करेगी, फोर्स। क्या बात, फोर्स मल्टीप्लाई करेगी, प्रतिशत के हिसाब से डायरेक्शन चेंज करेगी, और कुशाग्र के हिसाब से डायरेक्शन चेंज करेगी। गुड, ठीक है। चलिए
ये अकेला इसको 1 ही वोट मिला है, बाकी दोनों को 2-2। अब ज़रा समझते हैं, जैसे उसमें किसी भी मशीन का कैटेगरी निकालने के लिए क्या जानना ज़रूरी है? उसका मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के कौन से तरीके हैं? लोड अपॉन एफर्ट। इसमें यही वाला तरीका लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लोड आर्म और एफर्ट आर्म तो बन नहीं रहा है, इसमें तो रोप्स की बात हो रही है। तो रोप लंबी कर देने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि एफर्ट आर्म बढ़ जाए, क्योंकि दोनों तरफ से रोप इक्वली बढ़ेगी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और अब इसमें आगे चलते हैं, तो एक तरफ लगा होगा लोड, लगा देते हैं इस तरफ लोड, और एक तरफ हम लोग इसको खींचेंगे एफर्ट, इसको नीचे की तरफ हम लोग खींच रहे हैं। तो ये सिंपली एक वेल को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। वेल में भी तो ये होता है, यहाँ से पूरी बाल्टी आती है, हम लोग खींचते हैं नीचे। अब आपने फर्स्ट वाले चैप्टर में फोर्स में पढ़ा है कि 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्सेस का एग्जांपल फ्रिक्शन। ठीक है, और कुछ? पुश और पुल। ठीक है, ठीक है, और कुछ? एक बॉडी के साथ क्या होता है, हम लोग उसके बाद पढ़ रहे थे एक सेंटीपीटल फोर्स। सेंटीपीटल फोर्स क्या कहती है? उल्टा कहती है। और सेंट्रीफ्यूगल क्या कहती है? सर्कुलर पाथ में सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगी। सेंटीपीटल फोर्स में जो हम लोग झूला वाला कर रहे थे, उसमें एक टेंशन फोर्स थी। टेंशन फोर्स कब डेवलप होती है? जब किसी चीज को खींचा जाए। बेचारे को आप क्या बोले? ठीक है, हाँ ठीक है, खींचा जाए तो आप, हाँ पूछिए सेंटीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड। एग्जाम्पल कार्स। हाँ हाँ, कौन सी कार्स? रिमोट कंट्रोल। हाँ हाँ हाँ। तो जब वो बहुत ज़्यादा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तो वो पूरा फैट हो जाता है। अच्छा, मतलब कि जैसे पूरा टायर है तो वो पूरा एक तरफ एकदम प्लेन हो जाता है। ये हमें नहीं पता भाई। एकदम प्लेन जैसा हो जाता है। गजब, ये तो हमने भाई इतना एडवांस रिमोट कंट्रोल हमारे टाइम पे नहीं। हमारे टाइम पे तो भाई हाई स्पीड का छोड़िए, हमारे में वो 2 बैटरी लगने वाली थी, और जिसके पास 4 बैटरी वाली थी उसका बड़ा नाम, और आप लोग हाई स्पीड पे पहुंच गए। ठीक है, हम लोग के टाइम पे पता भी नहीं था कुछ ऐसा भी एग्जिस्ट करता है। इंजन हो, वाह, तब तो फिर उसके लिए लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए। तो टेंशन फोर्स सबको याद है, ठीक है। अब दिमाग ये लगाना है कि टेंशन फोर्स किधर एक्ट करती है। जिधर, जैसे मैंने अगर इस पे इधर से फोर्स लगाया, हाँ, लोड और एफर्ट अभी भूल जाइए। कोई चीज़ अगर फिक्स्ड है, हाँ, जैसे मान लीजिए कि ये माइक इससे फिक्स्ड है, हम अगर इसको इधर खींच रहे हैं तो टेंशन फोर्स किधर डेवलप हो रही होगी? मेरे हाथ के ऑपोजिट। बहुत बढ़िया। अगर मेरा फोर्स ऑफ डायरेक्शन ये है तो मुझसे ऑपोजिट ये टेंशन फोर्स डेवलप हो रही होगी। और ये किसके बराबर होगी टेंशन फोर्स? इस फोर्स ही के बराबर होगी, ठीक है। ये उसकी काउंटर एक्टिंग फोर्स है, न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल ऑपोजिट। तो ये है उसका ऑपोजिट, ठीक है, ये उसका रिएक्शन फोर्स। अब इस चीज को यहां पे समझना है कि अगर लोड इधर फोर्स लगा रहा होगा नीचे, तो इसका टेंशन फोर्स किधर डेवलप हो रहा होगा? ऊपर। तो ये एक टी बना हमारा, ठीक है। ये टी इसी लोड के बराबर में होगा। तो अगर ये लोड है 10 न्यूटन का,
तो ये टेंशन फोर्स भी 10 न्यूटन का ही होगा, ठीक है। अब एफर्ट पे कहाँ पे टेंशन बन रहा होगा? ऊपर बन रहा होगा, उल्टे डायरेक्शन में ये टी, ठीक है। इतना समझ में हम लोग को आ गया। अब हम लोग को पुली में क्या करना है, इसका एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज सब जानने के लिए हम लोग को टेंशन पे ही गौर करना है, ठीक है। तो अभी से हाँ मान लीजिए जो एफर्ट है हाँ वो एकदम इक्वल है टेंशन, हाँ और सर इधर वाले की टेंशन एकदम इक्वल है लोड। हाँ तो सर क्या बोलते हैं कि तब तो इस कंडीशन में सर इक्वल मतलब जितना नॉर्मल सामान को खींचने में एफर्ट लगता है नहीं लगता। अरे बहुत बढ़िया भाई, कंक्लूजन पे पहुंच गए आप, ठीक है। हाँ तो अगर चलिए एफर्ट हम लोग निकालने का तरीका ढूंढेंगे कि एफर्ट कितना आने वाला है, इस कंडीशन में सर एफर्ट अलग होगा सर लोड अलग, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पर आपने बहुत अच्छा पकड़ लिया है। आंसर अभी निकलेगा, आंसर हम लोग निकाल लेंगे मैकेनिकल एडवांटेज जानते ही। अगर मैकेनिकल एडवांटेज बराबर है 1 के तब आप लोग का सही होगा, ज़्यादा होगा तो 2 लोगों का सही होगा, अगर कम होगा तो 1 लोगों का सही होगा। अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढने के लिए हम लोग करेंगे लोड अपॉन एफर्ट। अब वैल्यूज़ तो हमें पता नहीं है। अब ये बताइए, उसमें तो हमें पता है, लीवर में तो इजी है कि हाँ लोड है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पुली खींचते हैं, ठीक है, तब हम लोग का कितना पानी का वेट उसमें आ रहा है ये तो नहीं पता, हम लोग कितना एफर्ट लगा रहे हैं ये सब तो नहीं पता चलेगा। तो हम लोग को टी से पता चलेगा, ठीक है। हम लोग बस एक टी टेंशन फोर्स उस पर लिखेंगे और डाल देंगे कि लोड कितना टेंशन ले रहा है और एफर्ट कितना टेंशन ले रहा है, ठीक है। तो लोड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेंशन कितनी है? इन टर्म्स ऑफ टेंशन कितनी है गिनिए। नहीं अभी ये न्यूटन भूल जाइए। 2 टेंशन फोर्स, अच्छा आपके हिसाब से 2 टी है, 2 टी, 1 टी। आयुष 1 टी, 1 टी, 2 टी, 1 टी, 0 टी, 0 टी। आपने भी 0 टी कर दिया आप आयुष, 0 टी। तो सिर्फ अविरल का आंसर सही है कि 1 टी होगा। भाई कैसे अभी काउंटर, एक रस्सी को 2 तरफ से खींचा जाए, ठीक है। अगर इसको हम लोग करें भी, अगर इस पेन को मैं और आयुष दोनों लोग खींचते, इसको पकड़िए भाई, तो हम लोग अगर खींच रहे हैं तो उनके फोर्स लगाने से मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे तो अभी भी टेंशन पता चल रहा है और उन्हें इधर का टेंशन पता चल रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल ऑफ नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ टी टी है तो उससे कुछ कैंसिल ऑफ नहीं हो रहा है, जो 0 टी हो जाएगा। लोड के पास अभी भी 1 टी है, ठीक है, और एफर्ट के पास भी अभी कितना टी है? 1 टी। तो लोड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेंशन है टी और एफर्ट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेंशन है टी। तो ये वैल्यू ऊपर पुट कर देते हैं लोड और एफर्ट पे, तो टी अपॉन टी कैंसिल ऑफ होके क्या देंगे? 1 देंगे, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड इट हेल्प्स इन डायरेक्शन चेंज, ठीक है। तो 2 लोग सही हैं। कौन दिया था? प्रक्षत कुशाग्र, क्लियर ही था। अच्छा, वो जो आपने 0 बोला है उससे उतना क्लियर नहीं लग रहा था। मतलब कि पुली का स्ट्रक्चर देख भी ऐसा लग रहा है। अच्छी बात है यार। अच्छा चलिए, अगर मैं इसी को, अगर आपको स्ट्रक्चर देख के लग रहा है तो फिर अगर मैं इस डायग्राम के साथ थोड़ा बहुत चेंज करूं,
अब आप बताएंगे अब ये मशीन क्या काम करेगी? ये भी डायरेक्शन चेंज करेगी। डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज। क्यों यार, लोड आर्म बड़ा नहीं दिख रहा है? नहीं है, इसमें आम तो है ही। है ना, आर्म नहीं है। आपके हिसाब से हर्ष? आप तो हमेशा कुछ अलग ही बोलते हैं। डायरेक्शन। अविरल सोच के बताएंगे कुछ। हाँ बताइए, क्या बताया? सब लोग डायरेक्शन, ऐसा कैसे चलेगा? कोई एक तो गलत हो। चलिए भाई, सब लोग सही हैं। डायरेक्शन ही चेंज करेगा। इसमें उससे मत कंफ्यूज होइएगा कि रोप की लेंथ किधर ज़्यादा है। टेंशन फोर्स तो वही डेवलप होगी ना दोनों लोग पे। इस पे टी पे ही ध्यान देना है हम लोग को। नहीं, आर्म तो तब बनेगा जब वो रिजिड हो, है ना। हाँ चलिए, तो पुली में मेन चीज़ हम लोग को टेंशन देखनी है कि किधर, मतलब लोड की कितनी टेंशन है और एफर्ट की कितनी टेंशन है। उन दोनों को कैंसिल ऑफ करके हमको मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढना है। मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढ के कैटेगरी बता ही देंगे मशीन की। अब अगर इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करें, पी लीजिए भाई चाहिए। अगर ये लोड है 50 kgs का, तो कितना फोर्स एफर्ट लगाना पड़ेगा? 50 न्यूटन। 50 kg इज द लोड। 50 kg आपको उठाना है ऊपर। kg में क्या होता है? kg में हमेशा मास होता है, ठीक है। वेट में क्या होता है? F। हमारा वेट है 67 kgf। हाँ है, F तो आप लगाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो दिस इज वेट, मैंने कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है कि कौन इसको kg को kgf में लिखेगा, ठीक है। निकालिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं, न्यूटन फोर्स तो आप न्यूटन में दोगे ना मुझे, ढूंढिए। 5 न्यूटन, वाह ये सही है भाई। 500 न्यूटन, सबका 500 न्यूटन। F इज इक्वल टू एम ए, हाँ मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है बहुत अच्छा। कर दीजिए कैलकुलेट। 5 न्यूटन, 500 न्यूटन। दूसरी वाली वही तो आपको ढूंढनी है। 500 ना, सिर्फ अविरल आयुष बच्चे हैं। आयुष भाई आपके हिसाब से 500, अविरल भाई आपके हिसाब से। एम ऐसे ही बताया, एम तो आपको पता है। ए कर दीजिए, ए क्या होगा यहाँ पे? हाँ एक्सेलरेशन किसका? ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि नीचे है ना ये 500, ठीक है। चलिए, तो न्यूमेरिकल ऐसे ही देगा कि आपको बोलेगा एक सिंगल फिक्स पुली बनाओ और लोड है हमारा 62 kg का, इतने का, बताओ कितना फोर्स आपको एफर्ट पे लगाना पड़ेगा। तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि नहीं, सिंगल फिक्स पुली है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 का है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, डायरेक्शन ही चेंज करेगा, फोर्स बराबर होगा, ठीक है। चलिए, हाँ 500 न्यूटन, सब लोग सही बताएं, ठीक है। 50 kgf था ये, तो 50 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करोगे तो ये भी जान लीजिए कि 1 न्यूटन, क्योंकि आप 9.8 भी कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया नहीं रहता ना तो हमेशा 10 ही लिया करिए, कैलकुलेशन इजी होगी। एग्जैक्ट नहीं होगा, वो 9.8 लेने से एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो वो तो मैंने बोला ना, अगर मैंने आपको बोला नहीं है कि एक्सेलरेशन आप 9.8 अज्यूम करो, तो 10 ही अज्यूम करना एग्जाम में भी, इजी कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। 9.8 पता होते हुए भी 10 ही लिखिएगा। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हेन 1 kg ऑफ फोर्स, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? बहुत अच्छा भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज मोमेंटम। मगर ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है। न्यूटन का सेकंड लॉ मोमेंटम और फोर्स के बीच में रिलेशन बताता है। डेल्टा पी, मोमेंटम को पी से ही डिनोट करते हो ना, डेल्टा मतलब चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड, किसी बॉडी को आपने फोर्स जितना ही दिया उतना ही उसमें मोमेंटम डेवलप होगा ना, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, और उसका फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 1 न्यूटन यही फोर्स की एसआई यूनिट है ना, ठीक। तो 1 kgm इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हेन 1 kg ऑफ मास इज पुट थ्रू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कन्वर्जन में ये मदद करेगा ये चीज, इसको याद रखिएगा। ये 9th में दिया हुआ है, 9th में इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि F इज इक्वल टू ma। अब ये हो ना ऐसा कि आपको MCQ में पूछ ले कि व्हाट इज 1 न्यूटन इक्वल टू, लेकिन पूछ लेता है तो अब आपको पता है। अब वो और SI यूनिट में ही बताइएगा। सिंगल फिक्स पुली की डेफिनेशन लिखिए। CGS यूनिट आप इसी को कन्वर्ट कर लो। किसका? फोर्स का। फोर्स का है डाइन, है ना। इसकी सिंगल फिक्स पुली लिखिए, हेडिंग डालिए सिंगल फिक्स्ड पुली, हेडिंग डालिए और उस पे लिखिए अ पुली विच हैज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, a pulley which has its axis of rotation stationary in position, which has its axis of rotation stationary in position is called a fixed pulley. Axis of rotation fixed in a position या फिर stationary in position is called a सिंगल फिक्स्ड पुली। तो इसका मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन इसका क्या है? एक्सल, स्टेशनरी इन पोजीशन, रुकी हुई, एक पोजीशन पे रुकी हुई। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन एक पुली का क्या है? उसका एक्सल, ठीक है। एक पुली का एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसका एक्सल, और अगर उसका एक्सल एक पॉइंट पे स्टेशनरी है, मतलब कि फिक्स्ड है किसी फ्रेम से, तो वो एक सिंगल फिक्स्ड पुली है, ठीक है। और किससे फिक्स्ड होगी? फ्रेम, यहाँ पे एक नेल, हाँ, फ्रेम से फिक्स्ड होगी और बीच में नेल लगा होगा। सबने पुली को रियल लाइफ में देखा है? सबने देखा है? हाँ, हमने भी गूगल ही पे देखा, हमने भी बहुत ट्राई किया कि एक बना के लाएं पुली, लेकिन इतना कुछ मिला नहीं। अब मगर मूवेबल वाले पे हम लोग यूट्यूब का कोई शॉर्ट चला लेंगे तो उससे दिखेगा, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है कि हाँ इसकी फंक्शनिंग तो ऐसे गोल गोल घूमेगा। मूवेबल का थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मगर अभी ये बताइए कि ये जो पुली घूम रही है, ठीक है, किस डायरेक्शन में घूमेगी ऐसे केस में? हाँ, जब एफर्ट लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये कॉज ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है क्या? एफर्ट इज द कॉज ऑफ मोशन। इफ एफर्ट इज मोर देन लोड। एक्चुअली वो छोड़िए, आप बस बता दीजिए कि ये पुली घूमेगी ही क्यों? ये पुली घूमेगी ही क्यों? कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसको, हाँ, फ्रिक्शन इज द आंसर। नहीं, फ्रिक्शन इज द आंसर, क्योंकि रोप के साथ इसका फ्रिक्शन है जो उसको पकड़ के रखा है, तब वो घूम रही है। तो ये पॉइंट में पूछता है। देखिए नोट पे लिखा है, इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड सरफेस ऑफ द रिम ऑफ द पुली विच रोटेट्स द पुली व्हेन स्ट्रिंग इज पुल्ड डाउन। या फिर डाउन नहीं, अगर ये खाली भी जा रही है तो नीचे जाने, पुली के घूमने का कॉज ग्रेविटेशन नहीं होगा। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर एफर्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, ये नीचे जाने लगा, तो इसका कॉज ग्रेविटेशन नहीं होगा, वो तो फोर्स का कॉज होगा, जो फोर्स। लेकिन इसका रोटेशन करा रहा है ये स्ट्रिंग, तो जो उनके बीच का फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज द कॉज। अगर एमसीक्यू में पूछता है व्हाट कॉजेज द पुली टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, तो आप बोलेंगे फ्रिक्शन, ठीक है। एमसीक्यू में दिया ही रहेगा, तो आप फ्रिक्शन पे टिक कर दीजिएगा। अब ये डायग्राम बनाइए सब लोग सिंगल फिक्स पुली के नीचे अच्छे से।
डायग्राम तो आपको बनाने का इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, डायग्राम बनाने को ही आता है। बना लिया? जिसने बना लिया लेबल के साथ बनाइएगा, लेबलिंग के साथ। ठीक है, अब उसके नीचे ये मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढने का ये तरीका है। ठीक है, आप ऐसे ढूंढोगे, आपको डिनोट करना पड़ेगा L इन टर्म्स ऑफ टेंशन एंड E इन टर्म्स ऑफ टेंशन, फिर आप निकालोगे। अब अगर लिख लीजिए, पहले सब लोग लिख लीजिए, यही सब कुछ लिखा हुआ है। सामर्थ्य कहाँ है? सामर्थ्य को बता दिया गया था क्या कि उसका टेस्ट में कितना आया है? सामर्थ्य को बता दिया गया था क्या? तो उसको अभी तक नहीं पता टेस्ट में कितना आया है। 10 मार्क्स चेक कर लीजिएगा। क्योंकि सामर्थ्य को ही आज पनिशमेंट में जाना था। चले जाइए। चलिए, अब सब लोग बस वेलोसिटी रेशियो ढूंढ लीजिए, जो जो ढूंढ ले वो जा सकता है। बताइएगा मत कोई वेलोसिटी रेशियो, किसी को भी बताना नहीं है वेलोसिटी रेशियो, खुद का ढूंढे और बता दे, मैं कॉपी में आके देखूंगा। ठीक है, मैं डायग्राम भी बना दे रहा हूँ। वेलोसिटी रेशियो याद है ना सबको, क्या होती है, किस बला का नाम है? नहीं भाई, वेलोसिटी रेशियो में वेलोसिटी इन्वॉल्व है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। कैलकुलेट करिए। बुक में मत देखिए, इसको और नीचे रिजिड सरफेस भी देखना है। अच्छा, ऊपर, हमें लगा रिजिड सरफेस पे हाथ से छुपा है। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ, कुछ लोगों को वो भी नहीं आता। ये है उसका फॉर्मूला वेलोसिटी रेशियो का। वन इज टू वन। ठीक है, 1 सबका 1। कैसे 1? कैसे हर्ष, कैसे 1? हाँ, नहीं, इसमें कैसे, ये कैसा रिलेशन बैठाया? तो आपने निकाला वर्किंग, यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी फोर्स का वेलोसिटी से नहीं रिले। ऐसा ज़रूरी नहीं, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइज सीजर, क्या आप उसी वेलोसिटी से चलाते हैं जो एफर्ट लोड आर्म मूव करता है? आप तो इतना डिस्प्लेसमेंट करोगे, वो इतना डिस्प्लेस होगी। गलत वर्किंग।
नहीं, सही आंसर, तब है बहुत बढ़िया। नहीं है, अरे नहीं है। नहीं, आंसर एकदम सही है, लेकिन वर्किंग बताइए। अभी अगर मूवेबल पुली में ये लॉजिक नहीं चल पाएगा। सर आप ही बता दीजिए। सब लोग गिव अप कर रहे हैं, सबका आंसर तो सुन रहे हैं। लोड और एफर्ट इसमें नहीं इन्वॉल्व। गिव अप, कुशाग्र का गिव अप भी हो गया। आपका भाई आयुष गिव अप। अविरल आपका भी गिव अप। हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर एफर्ट वाले लोड पे और लोड वाले दोनों पे ग्रेविटी एक्ट करेगा और सर जो ग्रेविटी इक्वल रहेगी तो सर वो क्रॉस आउट हो जाएगा। पर उससे वेलोसिटी का क्या रिलेशन है इसमें? आपने जो इसके पहले मुझे थोड़ा सा बोला था ना, डिस्प्लेसमेंट टर्म जो लाया था, वो इसमें इन्वॉल्व है। एक हिंट है इसमें कि इसमें डिस्प्लेसमेंट आपको देखनी है कि लोड और एफर्ट में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है। विजुअलाइज करिए कि एक सिंगल फिक्स्ड पुली में किसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है, इसकी या इसकी, या दोनों बराबर होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए इसकी सॉल्विंग देखते हैं। इसकी सॉल्विंग ऐसी होगी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम, टाइम टाइम कैंसिल आउट, इक्वल टाइम में होगा। अब बस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड को ध्यान देना है। अब अगर ये सिंगल फिक्स पुली जितना यहाँ से आप खींचोगे तो यहाँ से एक डिस्प्लेस करेगी, एक डिस्टेंस मूव करेगी, लेट इट बी एक्स डिस्टेंस। ठीक है, इसने यहाँ से खींच के आप इसको यहाँ पे लेते आए। ठीक है, एक्स डिस्टेंस मूव कर, ये होगी एक्स डिस्टेंस वाली, नहीं इतनी एक्स डिस्टेंस है, इसके एक्स डिस्टेंस के बराबर ही ये यहाँ से कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स एक्स, ठीक है, ये इसकी लॉजिक है। ठीक है, अब वेलोसिटी, अब ये बताइए मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी में तीनों में कौन कांस्टेंट रहता है एक मशीन के लिए? हाँ, कि अगर आपको ये पता चल गया तो ये हमेशा वही रहने वाला है। मैकेनिकल एडवांटेज तो चेंज हो जाएगा अगर आपने लोड और एफर्ट को बदला, अगर वो चेंज हो रहा है तो एफिशिएंसी भी बदल जाएगी। हाँ, हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार एमसीक्यूज में पूछता है कि अमंग वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी, व्हाट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मशीन द होल टाइम द मशीन इज बीइंग यूज्ड। एफिशिएंसी भी धीरे धीरे मशीन की गिरती है, मैकेनिकल एडवांटेज तो तुरंत ही गिर जाएगा, एफर्ट ही मत लगाओ, मैकेनिकल एडवांटेज कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब इस सिंगल फिक्स्ड पुली की हमें पता चल गई वेलोसिटी रेशियो हमेशा 1 होगी। ठीक है, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर इसी मशीन की एफिशिएंसी है 60% तो फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। इसी मशीन की अगर एफिशिएंसी है 60%, ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढिए। चलिए, ये आपका होमवर्क। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जिसको जानना है